लगभग 40 वर्ष पहले मानव की एक अन्य प्रजाति गायब हो गई। वे हमसे अधिक शक्तिशाली थे। उनका मस्तिष्क हमसे बड़ा था। उन्होंने हिमयुग की सबसे कठोर सर्दियों में भी जीवित रहकर दिखाया, लेकिन 3,000 वर्षों से अधिक समय तक अस्तित्व में रहने के बाद वे इतिहास से लुप्त हो गए। निएंडरथल आखिर क्यों विलुप्त हो गए और यह रहस्य हमारे बारे में क्या बता सकता है? कई वर्षों तक निएंडरथलों को क्रूर, अनाड़ी और कम बुद्धिमान प्राणी माना जाता था, लेकिन आधुनिक पुरातात्विक खोजों ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर प्रस्तुत की है। वे मानव विकास की कोई असफल शाखा नहीं थे। इसके विपरीत निएंडरथल पृथ्वी पर कभी अस्तित्व में रहे सबसे सफल मानव प्रजातियों में से एक थे। निएंडरथलों की कहानी लगभग 4,000 वर्ष पहले शुरू होती है। उनके पूर्वज अफ्रीका से निकलकर यूरोप और पश्चिमी एशिया में फैल गए। वहां उन्हें अत्यंत कठोर और ठंडी जलवायु का सामना करना पड़ा, जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक बनी रही। समय के साथ प्राकृतिक चयन ने उन्हें ऐसे प्राणियों में बदल दिया जो बर्फीली दुनिया में जीवन के लिए लगभग पूर्णतः अनुकूलित थे। निएंडरथल आधुनिक मनुष्यों की तुलना में कद में छोटे थे, लेकिन उनका शरीर असाधारण रूप से मजबूत था। उनकी मोटी हड्डियां, शक्तिशाली मांसपेशियां, चौड़ी छाती और बड़ी नाक उन्हें शरीर की गर्मी को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में मदद करती थी। उनके शरीर की हर विशेषता हिमयुग की कठोर परिस्थितियों में जीवन के लिए अनुकूलित थी। उनका मस्तिष्क और भी अधिक आश्चर्यजनक था। औसतन निएंडरथलों के मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्यों के मस्तिष्क से भी बड़ा था। वे बिल्कुल भी मूर्ख नहीं थे, जैसा कि लंबे समय तक माना जाता रहा। निएंडरथल जटिल पत्थर के औजार बनाते थे, आग को नियंत्रित करना जानते थे और पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को सफलतापूर्वक ढाल लेते थे। निएंडरथलों का क्षेत्र पश्चिमी यूरोप से लेकर साइबेरिया तक फैला हुआ था। यह ऊनी मैमथों, ऊनी गैंडों, विशाल बाइसनों और लगातार प्रवास करने वाले बारहसिंगा झुंडों की दुनिया थी। इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उन्हें आग पर अधिकार हासिल करना पड़ा। शोध से पता चलता है कि निएंडरथल आग जलाना और उसे बनाए रखना जानते थे। वे इसका उपयोग गर्मी पाने, भोजन पकाने और सूर्यास्त के बाद भी अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए करते थे। आग उनके जीवन का केंद्रीय हिस्सा बन गई थी और जीवित रहने के साथ साथ सामाजिक संगठन में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन भीषण ठंड का सामना करने के लिए केवल आग ही पर्याप्त नहीं थी। निएंडरथल जानवरों की खाल को संसाधित करना और उससे वस्त्र बनाना भी जानते थे। वे खाल को साफ करते, उसे मुलायम बनाते और विशेष रूप से तैयार करते थे, जिससे ऐसे विश्वसनीय वस्त्र बनते थे जो उन्हें अत्यंत कम तापमान में भी सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके जीवाश्म दांतों पर पाए गए घिसाव के निशान बताते हैं कि वे खाल को संसाधित करने के लिए अपने दांतों का भी औजार की तरह उपयोग करते थे। जब पशुओं के झुंड भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो निएंडरथल भी उनका पीछा करते थे। वे केवल गुफाओं में ही नहीं रहते थे। कई पुरातात्विक स्थलों पर वैज्ञानिकों ने मैमथ की हड्डियों से निर्मित संरचनाएं खोजी हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि निएंडरथल खुले मैदानों में भी आश्रय बनाना जानते थे, जहां प्रकृति की कठोर परिस्थितियों से बचाने के लिए कोई प्राकृतिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी। शिकार निएंडरथलों के जीवन का आधा से भार समा था। वे जटिल लेवाल्वा तकनीक से बनाए गए पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे और उन्हें वृक्ष, राल की सहायता से लकड़ी के भालों पर मजबूती से जोड़ते थे। उनके पास धनुष, तीर या अन्य दूर से मार करने वाले हथियार नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने शिकार के बेहद करीब जाना पड़ता था, जो अत्यंत खतरनाक था। उनके शिकार में प्रायः बाइसन, जंगली घोड़े, बारहसिंगा और कभी-कभी मैमथ भी शामिल होते थे। जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि अनेक निएंडरथलों को अपने जीवन काल में हड्डियों के टूटने, खोपड़ी में दरारें आने और अन्य गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा था। उनका जीवन जीवित रहने के लिए लगातार संघर्ष से भरा हुआ था। हालांकि उनका भोजन केवल मांस तक सीमित नहीं था। नवीनतम शोधों में उनके जीवाश्म दंत, प्लाक में पौधों, बीजों, कंदों और मशरूमों के अवशेष पाए गए हैं। इसके अलावा संभवतः निएंडरथल कुछ पौधों के औषधीय गुणों से भी परिचित थे और दर्द कम करने
तथा रोगों के उपचार के लिए उनका उपयोग करते थे। संभवतः निएंडरथलों की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता उनकी ताकत या शिकार करने की क्षमता नहीं थी, बल्कि उनकी करुणा और सहानुभूति थी। इराक की शानदार गुफा में पुरातत्वविदों ने एक ऐसे निएंडरथल के अवशेष खोजे जिसकी एक आंख से दृष्टि चली गई थी, जो अपने एक हाथ का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकता था और जिसे चलने फिरने में भी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद वह इन चोटों के बाद भी कई वर्षों तक जीवित रहा। यह तभी संभव था जब उसके समूह के अन्य सदस्य उसकी देखभाल करते और उसकी रक्षा करते। यह खोज इस बात का प्रमाण है कि निएंडरथल अपने समूह के वृद्ध, बीमार और सबसे कमजोर सदस्यों की भी देखभाल करते थे। वे केवल शिकार करने वाली भावनाहीन मशीनें नहीं थे, वे वास्तव में इंसान थे, लेकिन उनकी दुनिया अत्यंत खतरनाक थी। निएंडरथलों को गुफा, लकड़बग्घों, गुफा, सिंहों और विशाल भालुओं से मुकाबला करना पड़ता था, जिनका वजन लगभग 1 टन तक पहुंच सकता था। उनके जीवन का हर दिन जीवित रहने के लिए एक नए संघर्ष के समान था। लगभग 50 वर्ष पहले यूरोप में मानव की एक और प्रजाति प्रकट हुई, होमो सेपियंस। शुरुआत में दोनों प्रजातियां हजारों वर्षों तक एक साथ अस्तित्व में रहीं। वे एक ही क्षेत्रों में शिकार करती थीं, समान प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती थीं और समय समय पर एक दूसरे के संपर्क में भी आती थीं। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि होमो सेपियंस ने निएंडरथलों का पूरी तरह से विनाश कर दिया था, लेकिन आधुनिक प्रमाण बताते हैं कि यह कहानी वास्तव में कहीं अधिक जटिल थी। दोनों प्रजातियों के बीच किसी भी व्यापक या पूर्ण युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके विपरीत वे एक दूसरे के संपर्क में आए, ज्ञान का आदान प्रदान किया और यहाँ तक कि उनकी संतानें भी हुईं। आज जिन लोगों के पूर्वज अफ्रीका के बाहर से आते हैं, उनके जीनोम में लगभग 1 से 4% तक निएंडरथल डीएनए मौजूद है। निएंडरथलों का एक हिस्सा आज भी हमारे भीतर जीवित है। फिर भी निएंडरथल धीरे धीरे विलुप्त होते गए। लगातार बदलती जलवायु ने उनके आवास को अधिक से अधिक अस्थिर बना दिया। पशुओं के प्रवासन मार्ग बदलने लगे और भोजन के स्रोत पहले की तुलना में कहीं अधिक अनिश्चित हो गए। इस बीच निएंडरथलों की जनसंख्या पहले से ही बहुत कम थी और उनके समूह विशाल क्षेत्रों में बिखरे हुए थे। समय के साथ उनका आनुवंशिक विविधता स्तर लगातार घटता गया। वे अधिक जनसंख्या वाले और आपस में बेहतर जुड़े हुए होमो सेपियंस समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लगे। धीरे धीरे निएंडरथलों के अलग अलग समूह लुप्त होने लगे। पूरे परिवार समाप्त हो गए, पीढ़ियां गायब हो गईं और लगभग 40 वर्ष पहले अंतिम निएंडरथल भी पुरातात्विक अभिलेखों से हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन यह पूरी तरह से उनका अंत नहीं था। आनुवंशिक अनुसंधान से पता चलता है कि निएंडरथलों के अनेक जीन आज भी आधुनिक मनुष्यों के शरीर में मौजूद हैं। इनमें से कुछ जीन हमें ठंडी जलवायु के अनुकूल होने में मदद करते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और अफ्रीका के बाहर नए वातावरणों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, निएंडरथल कभी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए। वे मानव इतिहास के पराजित पात्र नहीं थे। वे मानव वंश की एक अलग शाखा थे। सैकड़ों हजारों वर्षों तक निएंडरथलों ने हिमयुग की दुनिया में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। उन्होंने एक दूसरे की देखभाल की, जीवित रहने के लिए संघर्ष किया और हमारे जीनोम पर एक अमिट छाप छोड़ गए। शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि निएंडरथलों के साथ क्या हुआ था, बल्कि यह है कि उनकी विरासत का कितना हिस्सा आज भी हम में से प्रत्येक के भीतर जीवित है।